अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। बहुत ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर है, आसानी से जाता है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें वर्ड एंजाइम्स बस पूरी इसी की कंपोजिशन पे, इसी के यूजेस पे और इस कैसे ये काम करता है, इस पे चैप्टर बेस करता है। तो बहुत वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चैप्टर नहीं है। लेकिन मैं बार-बार वही बात कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप या तो मेरी वीडियो की स्पीड को स्लो कर दिया करें या वापस रिवाइंड करके दोबारा सुन लिया करें, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? फिर आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं? आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि फूड जब आप इनटेक करते हो, तो वो फूड आपकी बॉडी में जाके ब्रेक होता है। ठीक है, जब वो ब्रेक होता है तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये तो मैंने बहुत कॉमन रिएक्शन बताया, तो और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? और उन्हीं केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनती है। फिर एनर्जी जब बनती है तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है या स्पीड अप कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, ठीक है? एंजाइम्स का काम क्या होता है? या किसी रिएक्शन को स्टार्ट करना या फिर किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है? तो एंजाइम्स की कोई एक डायग्राम है। एंजाइम्स की ये शेप है कि मतलब इस तरह की शेप तो ख़ैर नहीं होती, लेकिन ये आपको एक मॉडल बना के दिखाया हुआ है कि इस तरह का मतलब एंजाइम की कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है? वो इसकी शेप बेस करती है कि कौन-सा प्रोटीन से मिलके बना है। जिस प्रोटीन से मिलके बनता है वो ही उसी बेस पे उसकी शेप होती है। ठीक है? फिर एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स ये एंजाइम की बॉडी हो गई, ठीक है? ये वाली एंजाइम की क्या हो गई? बॉडी हो गई और उसके बाद एंजाइम के ये आप देख रहे हो एंजाइम्स की बॉडी पे खाली जगह है, ये हॉलो हॉलो साइड्स हैं ये खाली जगह है ना? तो यहाँ पे इनको कहते हैं फर्स्ट इनको कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिखे हैं एक्टिव एक्टिव साइट। इसको कहते हैं एक्टिव। माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा-सा मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है। बहरहाल आपके लिए मैंने फिर भी लिख दिया एक्टिव साइट, ठीक है? एक्टिव साइट कहते हैं इसे। इस एक्टिव साइट पे जो चीज़ आके जुड़ती है, ये वाली चीज़ जो कि पहले ये थी, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको सबस्ट्रेट? तो ये सबस्ट्रेट आके जुड़ती है, जैसे ही सबस्ट्रेट आके जुड़ेगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट में। ठीक है? जैसे रिएक्शन होता है, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हो, फॉर सपोज़ दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी और फिर आप इस तरह से प्रोडक्ट साइड शो करते हो, सी कोई रिएक्शन हो गया, फॉर सपोज़ HCl का अगर हम रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन और क्लोराइड यानी कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करवाएँगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी ए प्लस बी कोई भी केमिकल रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। तो दीज़ आर द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो ये वाली साइट है दिस इज़ द रिएक्टेंट साइड और फिर ये बाद में बन जाती है प्रोडक्ट। और ये कौन प्रोडक्ट बनाता है? ये एंजाइम बनाता है। कौन बनाता है? एंजाइम बनाता है। ठीक है? अब होता ये है कि जब ये सबस्ट्रेट आके मैं कलर चेंज कर देता हूँ अगर आपको ये क्लियर नहीं है, रेड कलर बिल्कुल ठीक है? अच्छा, तो ये जो सबस्ट्रेट आके जब जुड़ता है एंजाइम से तो दिस इज़ नोन एज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर ये सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। और इसके बाद इसको कहा जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया जब भी हमने इसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स का। और फिर ये वापस जो प्रोडक्ट है ये अपनी इन एक्टिव साइट्स को छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे क्योंकि वो प्रोडक्ट में बन गए। एंजाइम ने अब एंजाइम ने क्या किया? अपना काम कर दिया। ठीक है? अब
एंजाइम इस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है, ये डायग्राम है पूरी, एंजाइम इस तरह से पूरा फंक्शन करेगा। और अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या कहते, सॉरी, मेटाबॉलिज्म, सॉरी, मेटाबॉलिज्म कहते हैं उन्हें, ठीक है। हमारे जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, या फिर हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। There are thousands of chemical reactions take place. Thousands of chemical reactions take place in the body of an organism. These reactions of an organism are collectively called as metabolic reactions, and this phenomena of chemical activity is called metabolism. यानी कि इन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब दो तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जब दो चीजें मिलके बनती हैं, ठीक है, जब दो चीजें आपस में कंस्ट्रक्ट होती हैं, जब दो चीजें मिलके एक नई चीज बनाती है, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब आप ये इन शॉर्ट कह लें कि जब कोई नई चीज बनती है आपकी बॉडी के अंदर, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और जब भी कोई चीज टूटती है, यानी कि ब्रेक होती है और फिर एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा फर्क था, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी था, ठीक है। फिर आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के लिए एक रेट होता है, यानी कि एक स्पीड होती है, एक स्पीड पे वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है। फिर उसका एक टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, ठीक है। एयर प्रेशर या फिर आप एक्सटर्नल कोई अगर आपने प्रेशर दिया हुआ है, कुछ रिएक्शंस पे आपको प्रेशर देना पड़ता है, या आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आओगे तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 6, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे इन सब की क्या क्या जो है वो फैक्टर्स हैं जिस पे केमिकल रिएक्शन जो है वो बेस करता है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर inside cell or organism are generally not found suitable for chemical reaction। यानी कि हमेशा जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो किसी भी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो है सूटेबल नहीं होता। वैसे जो है वो जो एक आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्रेशर का ये यूनिट है mmHg, यानी कि ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, ये यूनिट है। जिस तरह से टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अलावा केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, तो इस तरह से प्रेशर का यूनिट ऑफ एच जी, ठीक है, ऑफ एच जी यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इसके अलावा पास्कल भी होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, ठीक है। तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये नॉर्मल प्रेशर है, और नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बॉडी का, और आपकी बॉडी पे नॉर्मल प्रेशर क्या है 120/80 ऑफ एच जी। ये क्यों है, कैसे है, प्रेशर को तो आपको जानना नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है, आपको प्रेशर की साइंस जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों है कैसे है, क्योंकि आपके लेवल पे इतना डिटेल में नहीं इसको दिया हुआ, लेकिन आपको बस ये वैल्यू याद करनी है, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो उसके अलावा 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तो सभी को पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये वो ऑप्टिमम, ये वो बेस्ट टेम्परेचर है, और ये वो बेस्ट प्रेशर कंडीशन है जिस पर आपका केमिकल रिएक्शन कैरी होता है, जिस पर आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ईजिली हो जाता है, जिस पे आपका एंजाइम जो होता है वो सस्टेन कर जाता है, वो खराब नहीं होता, एक तरह से कह लो, वो अपना काम करता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब अगर जनरल बात करें तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और इस पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं अगर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है,
ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो हो सकता है कि इस टेम्परेचर पे भी परफॉर्म ना करते हो, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी ना हो। ठीक है, अब जब उनकी नेचर ऐसी नहीं है तो उनको, जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर तो परफॉर्म होने ना उनको। अब उनको परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ केमिकल की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें कहा जाता है एंजाइम, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, एंजाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ बॉडी रिक्वायर्स फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स यानी कि फैसिलिटेटर्स का मतलब भी वही है, एंजाइम्स, जो फैसिलिटेट करते हैं रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं या स्पीड अप करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? आपके जहन में ये आएगा ये सवाल कि ऐसा क्यों होता है कि केमिकल रिएक्शन का, हर केमिकल रिएक्शन का रेट डिफरेंट होता है, हर केमिकल रिएक्शन अलग टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, और जाहिर सी बात है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। इसकी वजह से होता है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। अच्छा, आपको पता है कार्बन, आपको पता है ऑक्सीजन, जब इन दोनों का हम रिएक्शन करते हैं तो क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ना? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और बीच में हीट का एलिमेंट आता है। हीट करना लाजमी है, हीट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन क्या है? कार्बन आपको जो कोयला होता है, कोयला इज अ कोल, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और ऑक्सीजन हमारी एयर में मौजूद है। अगर मैं कोयले को ऐसे ही रखा छोड़ दूं, ऐसे ही छोड़ दूं, और ऑक्सीजन तो है ना हवा में, भाई रिएक्ट तो करना चाहिए ना कार्बन और ऑक्सीजन को, लेकिन नहीं करते, है ना? दोबारा सुनिएगा, कार्बन यानी कि कोल, कोल को मैंने ऐसे ही हवा में छोड़ दिया, टेबल पे रख दिया, अपनी मेरी एक टेबल है, मैंने वहां पे कोल रख दिया, कोयला रख दिया, कार्बन है ना वो, है ना? कार्बन का कांटेक्ट जो है वो बाहर की ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा है ना? हवा में तो ऑक्सीजन मौजूद है, तो इस कार्बन को उस ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहा? वजह क्या है? वजह यह है कि उसके पास अभी उतनी एनर्जी नहीं है रिएक्ट करने के लिए, जिससे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं आएगी किसी भी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो रिएक्शन, आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और आप एनर्जी क्या देते हो? फ्लेम, माचिस जलाते हो, आप उस पे पहले जो केरोसिन ऑयल होता है वो छिड़कते हो, या पेट्रोल होता है वो डालते हो, फिर उसके बाद फ्लेम डालते हो, यानी कि आग लगाते हो, यानी कि आप बर्न करते हो उसे, माचिस जलाते हो। ठीक है, तो माचिस जलाने के बाद जो आप रिएक्शन दे रहे हो हीट का, सॉरी, एनर्जी दे रही हो, हीट की, हीट एनर्जी दे रहे हो ना आप, हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, उसके बाद क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल। तो एक तरह से हीट क्या है? हीट इज एन एंजाइम, ये समझ लो। उस एंजाइम की वजह से, उस फैसिलिटेटर की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो एंजाइम भी हमारी बॉडी में यही काम करता है। क्या सबको मेरी बात समझ आई? उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर एंजाइम्स की बात करते हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं, अच्छा, अब ये जब हमारी बॉडी में, क्योंकि देखो ये वाला रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, लेकिन जो और भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और हमारी बॉडी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ज़ाहिर सी बात है, लाज़मी सी बात है, हमें ऐसे फैसिलिटेटर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए, जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें, और इन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। ठीक है? अच्छा, एन का मतलब होता है इनसाइड, ज़ाइम का मतलब होता है यीस्ट, क्योंकि ये डिस्कवर कैसे हुआ था? यीस्ट के ज़रिए। ठीक है, यीस्ट के ज़रिए डिस्कवर हुआ था, जब यीस्ट को एक फ्रूट सैप में, फ्रूट सैप कहते हैं, फ्रूट का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसके अंदर, फ्रूट के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसके अंदर, जब इसको यीस्ट को, जो आपके, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यीस्ट, यीस्ट आपने पढ़ा हुआ है,
फंजाई वाले चैप्टर में मैंने आपको ईस्ट पढ़ाया, व्हाट इज ईस्ट, जो आपके बेकिंग की चीजों में डलता है, पिज्जा ब्रेड्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा, तो फ्रूट सैप में ईस्ट को डाला गया और फिर ईस्ट ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया ईस्ट को, ओ सॉरी, फ्रूट सैप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया ईस्ट ने। तो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, ईस्ट इज एक्टिंग एज एन एंजाइम हियर, ठीक है। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट व्हिच फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करता है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा, तो उतनी एक्टिवेशन यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं मौजूद है ना, तो उसको कम कौन करता है, एंजाइम कम करता है, ठीक है। इनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट आप केमिकल सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हर वो एजेंट जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये बायो कैटलिस्ट यानी कि बायो के अंदर आप इस कैटलिस्ट को पढ़ रहे हो, हमारी बॉडी के अंदर होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ और कैटलिस्ट का मतलब होता है वो एजेंट जो आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। तो ये लाइफ से रिलेटेड जो है वो ये कैटलिस्ट है, जो कि आपके बॉडी में रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स आप सुन लें। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और प्रोटीन्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड्स। किससे मिलके बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स एक चेन की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से चेन की फॉर्म में होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इस तरह से चेन फॉर्म में होते हैं अमाइनो एसिड्स, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की वजह से इनका शेप अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे किस्म के प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं और फिर प्रोटीन मिलके आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, जिसमें एंजाइम्स जो है वो एक आपकी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। फिर एंजाइम क्या करते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और साथ में रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। व्हेन एन एंजाइम स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन catalyzes the reaction, hence does not utilize itself, which means even a single or little amount of enzyme can start a reaction and catalyze fastly। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो खुद केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। एंजाइम खुद केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। क्या आपको लगता है यहाँ पे जो हीट आपने दी है ये भी कंज्यूम हो गई, ये कंज्यूम नहीं होती, किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम जो है वो अ, खुद कंज्यूम नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं और बाकी काम हो जाता है आपका, रिएक्शन आपका हो जाता है। यानी कि ज़्यादातर रिएक्शंस होते क्या हैं कि कैटालाइज़्ड रिएक्शंस, यानी कि अगर ब्रेक यहाँ पे कैटालाइज़ जैसे एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, यानी कि जब न्यू कंपाउंड्स बनते हैं तो एंजाइम उसमें भी यूज़ होता है। कैटालाइज़ का मतलब यहाँ पे कैटालाइज़ की बात करिए तो कैटालाइज़ भी करते हैं और दूसरा अ, एनाबोलाइज़ भी करते हैं, ठीक है? सॉरी, कैटालाइज़ एंड एनालाइज़। अच्छा, यहाँ पे कैटालाइज़ की वजह ये है कि कैटालाइज़ का वर्ड लिखने की वजह ये है खाली क्योंकि आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन जब कैटाबॉलिज़्म हो रहा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड अप करने के लिए ये एंजाइम मिलाए जाते हैं,
यानी कि एंजाइम खुद मिल जाते हैं, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बॉडी आपकी मिला देती है उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ताकि केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएँ और जल्दी कैरी आउट हो जाएँ वो रिएक्शंस, ठीक है? और एंजाइम खुद कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, मतलब खुद कभी भी कंज़्यूम नहीं होता। एंजाइम फिर किसी दूसरे रिएक्शन में, यानी कि अगर एक रिएक्शन में वो यूज़ हो चुका है, तो उसको दूसरे रिएक्शन में भी बॉडी यूज़ कर सकती है। इसका मतलब ये है, ठीक है? द प्रेज़ेंस डज़ नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि एंजाइम के प्रेज़ेंट होने की वजह से जो प्रोडक्ट की नेचर है, वो चेंज नहीं होती। प्रोडक्ट जिस तरह बनना होता है, वो वैसे ही बनता है, ठीक है? रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है? फिर ये बाद में क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? The very specific in they are very specific in their action. A single enzyme catalyzes only a single chemical reaction or a group of related reactions. बहुत स्पेसिफिक इनकी नेचर होती है। एक सिंगल एंजाइम जो है, यानी कि एक एंजाइम एक वक्त में एक ही रिएक्शन करेगा। फिर वो जब उसका वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो तो वो दूसरा रिएक्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है, a small portion of enzyme where substrate attaches with the enzyme is called active site. The shape of active site is complementary to shape of substrate. यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ये दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। अब आपको समझ आ गया, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है? ये एक्टिव साइट है। अच्छा, थोड़े माउस मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा है, इस वजह से मैं करेक्टली लिख नहीं पा रहा। बहरहाल आपको नज़र तो आ रहा है, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट ये है जहाँ पे सबस्ट्रेट्स आके जुड़ते हैं, जिन सबस्ट्रेट को कहा जाता है रिएक्टेंट्स। और आप देख रहे हो कि इनएक्टिव साइट की एक शेप है, जैसी सबस्ट्रेट की शेप है, इसी तरह की एक्टिव साइट की शेप होती है। तो हर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम नहीं होता, डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होती है, उसकी शेप और सबस्ट्रेट की शेप हमेशा मैच नहीं करती। जब मैच करेगी, तब ये आके अटैच होगा, और जब मैच नहीं करेगी तो ये अटैच नहीं होगा। यानी कि डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी कि आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इनको वर्क करवाना है। एक पीएच होती है, पीएच आपको पता है, पीएच आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दैट इज नोन एज योर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये पीएच की एक वैल्यू होती है जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर, एक सब्सटेंस में कितना एसिडिक नेचर है, कितना बेसिक नेचर है, इसको बताती है, ठीक है? पीएच वैल्यू। तो एंजाइम की, हर एंजाइम की एक अपनी स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है, अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो वर्क करता है। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर में आप आगे पता चलेगा, ठीक है? Here, some enzymes require cofactor for their functioning. A cofactor is a non-protein substance which may be organic, inorganic. अच्छा, अब कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर जिस तरह से मैंने आपको बताया, एंजाइम्स की, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इन कोफैक्टर के बगैर वर्क नहीं करते। ये कोफैक्टर आके अटैच होंगे ऐसे। जिंक का ये पॉजिटिव आइन है, मैग्नीशियम का ये आइन है, और मैग्नीज का ये आइन है, आयरन सॉरी फेरस का, यानी कि आयरन का ये आइन है, कॉपर का आइन है, पोटेशियम का, सोडियम का, ये सब आइन है। तो ये सारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनमें इनके साथ कार्बन अटैच भी हो सकते हैं और नहीं भी अटैच हो सकते हैं, इनके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम से आके जुड़ते हैं, और एंजाइम फिर अपना वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिक
कोफैक्टर ये हैं NADP, NAD, NAD एंड FAD। ये आपको याद रखने हैं बस कि कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिक होते हैं। ये सब आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और ये क्या होता है, ये सिर्फ एंजाइम को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये एंजाइम के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये नॉन प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है, ये डिवाइड किया हुआ है। कोफैक्टर can be categorized into prosthetic group if organic cofactor are tightly bound to an enzyme and coenzyme if organic cofactor are loosely attached with the enzyme। अब ये जो कोफैक्टर है, ये अपने एंजाइम के साथ दो तरीकों से जुड़ सकता है। या तो एंजाइम के या तो जब एंजाइम से जुड़े तो बहुत टाइटली बाउंड हो, तो उस कोफैक्टर को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि बहुत टाइटली बाउंड होता है, टाइटली जुड़ जाता है। और एक बहुत लूजली जुड़ता है, बहुत टाइटली नहीं जुड़ता, उसे कहा जाता है को एंजाइम। क्या कहा जाता है? को एंजाइम्स। और ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। हमेशा ये क्या होंगे? ऑर्गेनिक होंगे। लेकिन को फैक्टर जरूरी नहीं ऑर्गेनिक हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की बात करिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, और कोएंजाइम जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ओवरऑल जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। फिर उनकी फर्दर टाइप्स बताइए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स, जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रुप्स की, इफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ऑर्गेनिक ग्रुप होंगे तो ये जितने भी कोफैक्टर होंगे, अगर वो टाइटली बाउंड होंगे तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, और अगर लूजली बाउंड होंगे तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। एंजाइम वर्क इन अ सीक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि एक सीक्वेंस में ये एक रिएक्शन को कैरी आउट करता है। फिर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस्ड बाय एक्टिवेटर एंड कैन बी डिक्रीज्ड बाय इनहिबिटर्स, यानी कि आपके एंजाइम की एक्टिविटी को हम स्लो भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी खुद, आपको करने की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी खुद स्लो भी कर सकती है और फास्ट भी कर सकती है। अगर वो एक्टिवेटर को आपकी एंजाइम के अंदर फिट कर दे, यानी कि एक्टिवेटर आपके रिएक्शन के अंदर शामिल हो जाए, तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। और अगर वो इनहिबिटर को डाल दे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं थी कि एक्टिवेटर क्या होते हैं, मतलब एक्टिवेटर कौन कौन से इनकी टाइप्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स नहीं है इसमें। आपकी लेवल पे इतना नहीं 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 दिया हो, तो आपको बस इतना जानने की जरूरत है जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्टिवेटर क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं, और इनहिबिटर क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को। अच्छा, फिर an enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decreases its activity, since blocking an enzyme's activity can kill pathogen। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, एंजाइम्स की, यानी कि अगर हम एंजाइम के अंदर एक इनहिबिटर को मिला दें, यानी कि एंजाइम को हम एक इनहिबिटर के साथ अटैच कर दें, तो इनहिबिटर क्या करता है, फॉर सपोज इनहिबिटर क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है ना, वो एक, बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती होंगी, हो सकता है कि एंजाइम में यहाँ पे सिर्फ दो हैं, तो एक एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके इनहिबिटर बैठ जाता है, और फिर यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता, यानी कि अब सिर्फ कम जगह खाली है, यानी कि एक्टिव साइट कम हो गई, तो अब क्या होगा, रिएक्शन खुद ब खुद स्लो हो जाएगा। तो एंजाइम के इनहिबिटर जो होता है वो रिएक्शन को इस तरह स्लो करता है कि एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। साथ में ये ऐसे फंक्शन भी परफॉर्म करता है जो कि पैथोजन को, यानी कि पैथोजन ऐसे हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। ठीक है। और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, इनहिबिटर जब आपकी एक्टिव साइट के अंदर आके ब्लॉक कर देता है और एंजाइम के रिएक्शंस को स्लो कर देता है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे फंक्शन भी परफॉर्म करता है जो कि पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है, यानी कि पैथोजन को मारने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आते हैं इसकी यूजेस में, एंजाइम कहाँ-कहाँ यूज होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, फूड फूड इंडस्ट्री में, खाने की ब्रीविंग इंडस्ट्री में, यानी कि जो आप कह सकते हैं वाइन वगैरह जो अ, ब्रिटिश वगैरह जो पीते हैं,
वाइन वगैरह जो हम मुस्लिम्स के लिए हराम है, ठीक है? तो इसके अलावा अ, जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता ये है, पहले आपको शुरू से पेपर से बताता हूँ मैं, कि पेपर बनता कैसे है। पेपर आपका वुड से बनता है और इसकी एक प्रॉपर टेक्नीक होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो करवाए जाते हैं, जैसे सेलुलोज़ जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, आप कहाँ पे होता है, ये सेल वॉल के अंदर होता है और ये सेलुलोज़ का एक बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है पेपर मेकिंग के अंदर, ठीक है? फिर इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में बेकरी के प्रोडक्ट्स जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गए या ब्रेड्स वगैरह हो गए, इसमें एंजाइम्स का, यीस्ट का बहुत बड़ा जो है वो अ, कमाल होता है आपके इन प्रोडक्ट्स में। फिर शुगर इंटू अल्कोहल, यानी कि शुगर को जब फर्मेंट करते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? ये अल्कोहल जो है वो आपके उन उन चीज़ों में बनाने में हेल्प करती है। अल्कोहल जिसमें शराब आ गई और फिर वग़ैरह, ठीक है? वाइन आ गई, ठीक है? अल्कोहल इसी को कहते हैं, ठीक है? इनको बनाने में जो है वो एंजाइम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? अब दूसरे एंजाइम्स होते हैं। फिर बायो डिटर्जेंट्स, आपके जो सर्फ और सोप्स वगैरह होते हैं, डिश वॉशिंग सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, सर्फ और वगैरह एक्सेट्रा जितने भी स्टेन रिमूविंग चीज़ें होती हैं, इन सब में भी एंजाइम्स यूज़ होता है। ठीक है, फिर कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, अच्छा इन पे बाद में आते हैं, पहले आपको ये पढ़ा देते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एन एंजाइम एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है? एंजाइम किस तरह से अपना वर्क परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? अब देखें, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की बॉडी है, ठीक है? ये पूरी एंजाइम की बॉडी है और ये सब्सट्रेट है। ये सब्सट्रेट आके आप देख लो यहाँ पे अटैच हो रहा है। जैसे ही अटैच हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एंजाइम ने इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये अब ये कन्वर्ट हो गया ना, अब ये इस एक्टिव साइट को छोड़ के चला गया। अब दूसरा सब्सट्रेट आएगा, वो दूसरे सब्सट्रेट को कन्वर्ट करेगा। ये बहुत आसान सा जो है वो रिएक्शन है, वो इतना मुश्किल नहीं है। और जब ये एंजाइम आपस में मिलता है सब्सट्रेट के साथ, तो ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम, कैसे, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, ये फंक्शन भी तो किसी न किसी साइंटिस्ट ने ब बताया होगा ना। तो एक साइंटिस्ट था एमिल फिशर, इसने 1894 में एक तरीका बताया था कि एंजाइम किस तरह से अपना वर्क परफ़ॉर्म करता है। आपने देखा है और इसके मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। आपने देखा है ताला और चाबी जो होते हैं, लॉक और की, जब आप ताले के अंदर चाबी को जब आप फिट करते हो, तो आप उस ताले को आराम से खोल लेते हो। तो इस फिशर साइंटिस्ट ने भी यही बताया कि जो सबस्ट्रेट है एज़ अ की यूज़ होता है और एंजाइम जो है वो एज़ अ लॉक है। ये की इस लॉक के अंदर जाके फिट हो जाती है और फिर रिएक्शन हो जाता है। इसने सिंपल ये वर्ड्स इस्तेमाल करे और कुछ नहीं बताया। इसने फिर ये भी बताया कि जिस तरह से हर की यानी कि हर चाबी और ताला, इनकी नेचर अलग-अलग होती है। यानी कि हर चाबी से हर ताले नहीं खुलते, ठीक है? तो इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम नहीं होते। इसने ये बात बताया और ये बात तो इसने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन इसके इस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट थी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल आया, जिससे डैनियल कॉशलैंड ने 1958 में इसको दिया और फिर इसमें एक फ्लेक्सिबल
सा मॉडल बताया कि ऐसा होता है कि एंजाइम, यानी कि जब एक सबस्ट्रेट आता है, जब एक सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ अटैच होता है, तो ये सबस्ट्रेट जो है वो खुद एडजस्ट हो जाता है। इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट दिख रही है आपको, ये एक्टिव साइट है, तो इस एक्टिव साइट के साथ एडजस्ट हो जाता है, यानी कि इस एक्टिव साइट को अपने जैसे की शेप में ले आता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने ये कहा कि अपने जैसे शेप के यानी कि जो सबस्ट्रेट की शेप है, बिल्कुल उसी शेप में इस एक्टिव साइट को कन्वर्ट कर देता है और फिर एंजाइम की बॉडी में फिट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये फिट हो गया। ये देखें, पहले इसकी शेप एक्टिव साइट की और थी, अब ये देखें ऐसी हो गई ना, और फिर ये फिट हो गए, और फिर ये प्रोडक्ट वापस निकल गया, ये बन के, ये देखें एनाबोलाइज हो गया, सॉरी एनाबॉलिज्म हो गया, एनाबोलाइज बोल रहा हूँ, सॉरी, एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, यानी कि एनाबॉलिज्म का ये प्रोसेस हो गया। देखें, दो अलग-अलग रिएक्शंस थे, दोनों आपस में आके मिल गए। सॉरी, मतलब दो अलग-अलग सबस्ट्रेट्स थे, ये दो अब जब ये एक्टिव साइट पे आके जुड़ गए, एंजाइम ने इनको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर, और अब आप देख रहे हो तो इसकी एक्टिव साइट जो है वो वापस उसी शेप की हो गई। यानी कि शेप हमेशा मैटर नहीं करेगी। फिशर ने शेप को इम्पोर्टेंस दी थी। इसने कहा शेप इम्पोर्टेंट नहीं, मैटर नहीं करती इतनी, जो मैटर करती है वो एंजाइम की बॉडी की नेचर और सबस्ट्रेट की नेचर में जो है वो मैटर करती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की नेचर बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो तब तो ये बिल्कुल ही एक्टिव साइट के अंदर फिट नहीं होगा, चाहे जो भी शेप हो। लेकिन हाँ, सबस्ट्रेट और एंजाइम सिर्फ जब ही एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं जब उनकी नेचर एक दूसरे से मैच करेगी। इसमें नेचर एक दूसरे से मैच करी थी जब भी जुड़ गए। अगर नेचर मैच नहीं करती तो नहीं जुड़ते फिर। जैसे ऑयल और वाटर के अंदर जब आप ऑयल और वाटर मिक्स करते हो तो कभी भी एक नहीं डिसॉल्व होते, कभी भी हमेशा सेपरेट होते हैं। ऑयल की लेयर हमेशा ऊपर होती है और वाटर की लेयर हमेशा नीचे होती है, कभी भी कंबाइन नहीं होते। इसी तरह की नेचर के अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम हो तो ये भी नहीं जुड़ेंगे कभी। इनकी नेचर वाइज के एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी ये आपस में जुड़ेंगे और रिएक्शन टेक प्लेस होगा, यानी कि रिएक्शन कैरी आउट होगा। फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन 1000 एंजाइम्स एंड ऑल वर्क विद ओन सबस्ट्रेट। ठीक है, as earlier we have discussed, enzymes are specific in nature, therefore a particular enzyme can only bind to its specific substrate, and all its and it's all due to its active site. Active site of enzyme possess some geometric shape, as enzymes are made up of proteins, and proteins contain certain different types of amino acids which carry different charges, nature like acid, basidic, hydrophilic, etc. Hence, active site is highly specific to its substrate. अच्छा, हर इसमें यही इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में ही जिसको डिटेल दी गई है कि हर एंजाइम, यानी कि हर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कुछ एंजाइम एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ एंजाइम बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ एंजाइम हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी कि वाटर, जो एंजाइम ज़्यादा वाटर से मिलके बनी, यानी कि जिनमें वाटर बॉन्ड्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हो, जिसमें वाटर की कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो, हाइड्रोफिलिक नेचर कहलाती है वो। हाइड्रोफिलिक का वर्ड आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था। हाइड्रोफिलिक, जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता रहा था, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वाटर लविंग, दिस इज वाटर लविंग। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सिर्फ यही बात की हुई है कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक नेचर होती है और हर एंजाइम के लिए हर सबस्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, हर सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा।
दोनों की नेचर मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने इस फैक्टर के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम्स। सबसे पहले आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि सबस्ट्रेट की अमाउंट। अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि एंजाइम, ये एक एंजाइम है, ये एक उसकी एक एक्टिव साइट है, और ये बहुत सारे सबस्ट्रेट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे आ गए, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, है ना? यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपका केमिकल रिएक्शन तेज़ होगा। लेकिन लेकिन अगर हम इस ग्राफ के ज़रिए देखें, तो ये ग्राफ में ये बताया है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और रिएक्शन तेज़ होता जा रहा है, यानी कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड तेज़ होती जा रही है। ये इस तरह आपको लाइन में दिखाई हुई है। लेकिन एक पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो यानी कि यानी इसका मतलब ये है कि एक लिमिट तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अफ़ेक्ट करेगी एंजाइम की एक्टिविटी को। यानी कि वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट डालोगे, उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन फ़ास्ट होगा। यानी कि इन सबस्ट्रेट जो हैं, वो जितनी जल्दी अपने एंजाइम की बॉडी के साथ आके कनेक्ट होंगे, जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा, ठीक है? बहुत सारे एंजाइम्स एक साइड पे रखे हुए हैं और बहुत सारे सबस्ट्रेट एक साइड पे रखे हुए हैं, ठीक है? अब अगर एक-एक सबस्ट्रेट आके जुड़ता जाएगा, एक-एक करके, तो इस रिएक्शन को बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर सारे सबस्ट्रेट एक साथ मिल के आके जुड़ेंगे, हर एंजाइम के साथ, तो क्या रिएक्शन आपका फ़ास्ट नहीं होगा, है ना? तो फ़ास्ट होगा, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की अमाउंट मैटर करेगी। यानी कि एक लिमिट तक बस, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई ना कोई लिमिट होगी। कि इससे ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो एंजाइम के रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लाइन कांस्टेंट हो गई, है ना? इससे आगे नहीं बढ़ा। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैटर तो करती है। यानी कि जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। एंजाइम उतना तेज़ रिएक्ट करेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करता उतना फ़ास्ट। ठीक है? टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर, एक हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक नेचर होती है, जो कि वो उसी टेम्परेचर पे ही क्या करता है, वर्क करता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की नेचर कैसी हो जाती है, डीनेचर हो जाता है एंजाइम। एंजाइम अपनी नेचर खो देता है, एंजाइम के जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है? और अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे भी चार्ट बना हुआ है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वैसे तो ये बात अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि, क्योंकि आपने ये बात तो पता है ना आपको कि आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर मैं ये बात आपको बताऊँ कि क्योंकि एक टेम्परेचर की भी एक वैल्यू होती है ना, कि ज़ाहिर-सी बात है बहुत हाई टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क नहीं करेगा और बहुत लो टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है? फिर वजह ये होती है कि अगर आप टेम्परेचर को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना शुरू करते हो ना, तो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर जैसे-जैसे आप बढ़ाओगे, अ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा और टेम्परेचर की वैल्यू कम करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन इसकी भी वही लिमिट है कि एक लिमिट तक बढ़ाओगे तभी वो इंक्रीज़ करेगा, और उससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो एंजाइम की नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर कम कर दिया तो एंजाइम क्या हो जाएगा फिर? एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, अगर एंजाइम एंजाइम का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ठीक है? ओके। फिर पीएच की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ एक और नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच होती है, यानी कि इस पॉइंट पे आके
एंजाइम परफेक्टली वर्क करता है। जितनी ज़्यादा पीएच बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी में उतना डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप पीएच बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। कुछ एंजाइम के लिए है, कुछ एंजाइम बहुत ज़्यादा हाई पीएच पे वर्क नहीं करते, कुछ एंजाइम लो पीएच पे वर्क नहीं करते। पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन एक एंजाइम है आपकी बॉडी में जो कि बहुत लो पीएच पे वर्क करता है। कुछ एंजाइम न्यूट्रल होते हैं। आपकी न्यूट्रल पीएच क्या होती है? 7 होती है। 7 आपकी न्यूट्रल पीएच होती है। 1 से लेकर 14 तक पीएच की वैल्यू होती है और 7 न्यूट्रल होती है। 7 का मतलब होता है अगर 7 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। 14 7 के बाद जो होती है वो बेसिक होती है, 7 से लो जो होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर पे कुछ एंजाइम वर्क करते हैं और कुछ बेसिक नेचर पे करते हैं। ये पेप्सिन जो है वो इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, यानी कि लो पीएच पे वर्क करता है। कुछ एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे भी वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम बेसिक पीएच पे भी वर्क करते हैं, यानी कि जब पीएच हाई होती है 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एंजाइम की अपनी-अपनी क्या होती हैं? पीएच होती है। तो यहाँ तक का ये चैप्टर थोड़ा छोटा-सा था और ये एंड हो चुका है चैप्टर। अब आपको क्या करना है, ये इसकी समरी। अच्छा, हर चैप्टर के बाद आप काइंडली समरी ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है? ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, छोटा-सा चैप्टर था। अब मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो काइंडली दोबारा रिवाइज़ कर लीजिएगा, यानी कि दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। अच्छा, एक बार सुनने की नहीं होती रिकॉर्डिंग, आप कम से कम 2 से 3 बार लाज़मी सुना करें।